सीबीएसई क्लास 10th के हिस्ट्री बुक से आज हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं। इसकी ये 9वीं क्लास है और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इससे पहले कि हम लोग लाइन बाय लाइन समझें, जर्मन स्टेट्स के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बृहत हम लोग जान लें, जो कि थोड़ा बहुत आपकी किताब से अलग भी है, लेकिन आप जान जाओगे तो कहानी टाइप आपको समझ में आएगा और ये टॉपिक बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में जर्मन स्टेट्स जो था वो होली रोमन एम्पायर का हिस्सा था। ये होली रोमन एम्पायर का जो पहला शासक थे वो थे चार्ल मैग्ने। 25 दिसंबर 800 ईस्वी से इस साम्राज्य की, होली रोमन एम्पायर साम्राज्य की क्या होती है, शुरुआत होती है और ये फाइनली डिसॉल्व हुआ था 1806 में। आई बात समझ में? तो पहले इंपेरर कौन थे? चार्ल मैग्ने थे। 25 दिसंबर 800 को बने थे। ये आप अपने अनुसार नोट्स तैयार कर लेना। ठीक है, तो होली रोमन एम्पायर के जो पहले इंपेरर बने थे वो कौन थे? चार्ल मैग्ने थे। उसके बाद ओटो वन बने 2 फरवरी 962 ईस्वी में। इसके बाद बनते चले गए। हम लोग को उतना भी पीछे नहीं जाना है और छोड़ना भी नहीं है। तो यहाँ ध्यान यही देना है कि पहले सारे जो जर्मन स्टेट्स थे वो इसी होली रोमन एम्पायर के अधीन थे, इसी साम्राज्य के शासन में, मतलब इसी के प्रिंसिपैलिटीज में ये जर्मन स्टेट्स आते थे। और इन राज्यों की एक लूज पॉलिटिकल एंटिटी थी, ढीली ढाली राजनीतिक इकाई थी, मतलब कहीं कहीं फैला हुआ है। जर्मन लोग भाषा के आधार पर जर्मन स्टेट जो है वो अलग अलग जगहों पर फैला हुआ था। इसी रोमन एम्पायर के अधीन में था ये बात फ्रेडरिक सॉर्यू ने भी बताई थी कि बहुत सारे जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज हुआ करती थी पहले। मिड 18th सेंचुरी में हम लोग आते हैं। मिड 18th सेंचुरी में इस होली रोमन एम्पायर के अधीन दो लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट्स में राइवलरी शुरू हुई पावर को लेकर के। ये दोनों ही स्टेट्स, ऐसे तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, आपने जाना भी कि नेपोलियन ने क्या किया था, 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन बनाया था, है ना। लेकिन इसमें से जो अभी जो दो स्टेट्स की चर्चा है, क्योंकि इन्होंने जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाई। प्रसा के इनिशिएटिव पर ही क्या हुआ था, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। तो ये जो जर्मन स्टेट शुरुआत में होली रोमन एम्पायर का हिस्सा था, ये जर्मन स्टेट्स क्या था, होली रोमन एम्पायर का हिस्सा था। मिड 18th सेंचुरी में इस होली रोमन एम्पायर के अधीन जो दो लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट्स थे उसमें राइवलरी शुरू हो गई। उसमें क्या हो गई? राइवलरी मतलब पावर को लेकर के आपस में एक दूसरे में प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई। पहला राज्य था आपको द किंगडम ऑफ ऑस्ट्रिया, जिस पर हैब्सबर्ग का शासन था। ये सब जर्मनी के स्टेट्स थे। ठीक है, तो रोमन एम्पायर के अधीन जब ये था तो दो में क्या हुई, आपस में प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई, पावर को लेकर पावर बढ़ाने की बात आ गई। तो पहला राज्य इसमें कौन था? द किंगडम ऑफ ऑस्ट्रिया, ये हैब्सबर्ग के शासनकाल में था। दूसरा था द किंगडम ऑफ प्रसा, जो होहेन जोलरेन के शासन में था। आई बात समझ में? यहां पर होहेन जोलरेन्स का शासन था। तो ये दोनों जो है वो पावरफुल भी था और स्ट्रॉन्गेस्ट भी था। और ये और भी स्टेट्स था, लेकिन हम लोग जो है केवल दो की बात कर रहे हैं। तो ये जो होली रोमन एम्पायर के अधीन जो ये दोनों जर्मन स्टेट्स थे, इनमें राइवलरी क्या हो गई, शुरू हो गई, है ना। ट्रेडिशनली पहले क्या था कि ऑस्ट्रिया जो है वो डोमिनेंट जर्मन स्टेट था, क्योंकि हैब्सबर्ग किंग थे और हैब्सबर्ग किंग जो है वो कौन थे? होली रोमन एम्पायर चुने गए थे। तो उन्हीं का कोई परिवार का जो है वो ऑस्ट्रिया में भी क्या करता था, शासन करता था। इसलिए ये जो ऑस्ट्रिया जो राज्य था, रोमन एम्पायर का ही ऑस्ट्रिया जो राज्य था वो थोड़ा सा डोमिनेंट किस्म का था, क्योंकि जो एक तरह से जो राज्य सरकार है वही केंद्र सरकार है, ऐसी वाली हिसाब किताब। तो ऑस्ट्रिया क्या था, ज्यादा डोमिनेंट था, ज्यादा प्रभावी था। लेकिन बाद में 1740 के दशक में, 1740 के दशक में, 1740 से लेकर 1749 तक, तो बाद में 1740s में जब प्रसा ने क्या किया, प्रसा ने, जिस पर होहेन जोलरेन का शासन था, इन्होंने क्या करी, नई नई भूभाग पर कब्जा करी, अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई, मिलिट्री ताकत बढ़ाई, और फिर क्या हो गया, ये ऑस्ट्रिया से ज्यादा डोमिनेंट हो गया। देख रहे हो ना, पहले ऑस्ट्रिया था और अब कौन हो गया डोमिनेंट? प्रसा। किसका शासन था? होहेन जोलरेन का शासन था यहाँ पर। अर्ली 19th सेंचुरी में
नेपोलियन की आर्मीज ने क्या किया, जर्मन स्टेट्स को अपने शासन वाले क्षेत्र में जोड़ लिया, या यूं कहो कि कब्जा कर लिया। लेकिन जो नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अपनाए, उसमें नेपोलियन ने जो अनगिनत छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज थे, जर्मन प्रिंसिपैलिटीज थे, उसको मिलाकर क्या कर दिया, 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन बना दिया। आई बात समझ में? जब नेपोलियन की हार हुई तो ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में हुई, 1815 में हुई, और उन सारे चेंजेस को, उन सारे बदलावों को खत्म कर दिया गया जो नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान हुआ था। लेकिन इस ट्रीटी में 39 स्टेट्स कॉन्फेडरेशन को टच नहीं किया गया, इसमें जो है उसको टच नहीं किया गया। 1848 में जर्मन नेशन यूनिफिकेशन के उद्देश्य से जो जर्मन रीजन्स में, यानी कि जर्मन के क्षेत्र में जहां जहां जर्मनी का क्षेत्र था, जो भी 39 स्टेट्स या उससे आगे पीछे जो भी हो, 1848 में जर्मन नेशन यूनिफिकेशन के उद्देश्य से जो जर्मनी के इलाकों के जो पॉलिटिकल एसोसिएशन के लोग थे, इसके चर्चा है, ध्यान से समझना है इसको। 1848 में जर्मन यूनिफिकेशन के उद्देश्य से जर्मनी के इलाकों के जो पॉलिटिकल एसोसिएशन के जो लोग थे, जिसमें मिडिल क्लास, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन और प्रोस्पेरस आर्टिसियंस थे, ये लोग ने इन लोगों ने क्या किया, ये लोग एकजुट हुए, फ्रैंकफर्ट सिटी में क्या हुए, इकट्ठा हुए, और जर्मन नेशनल असेंबली बनाने का इन्होंने फैसला लिया। 831 रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए, और सेंट पॉल के चर्च में, जहां पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वो बैठक बुलाई गई थी, वहां पे बैठक बुलाई गई थी, ये लोग वहां पे एकदम जुलूस में साज सज्जा के साथ गए। इन्होंने जर्मन नेशन के लिए संविधान तैयार किया, जिसका हेड राजा को बनाया जाएगा, और संविधान के मुताबिक उस राजा को शासन चलाना है, ये तय हुआ। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के प्रतिनिधियों ने इन शर्तों के आधार पर कि संसद के अधीन एवं संविधान के अनुसार शासन चलाइए, इन शर्तों के अधीन जो है वो फ्रेडरिक विल्हेम IV किंग ऑफ प्रसा को क्या किया, ये ताज का ऑफर किया। संविधान बनाया इन 831 लोगों ने, है ना। और ऑस्ट्रिया के राजा उस वक्त कौन थे, फ्रेडरिक विल्हेम IV। ये ऑस्ट्रिया के नहीं, प्रसा के राजा थे, गलती से बोला गया। तो ये प्रसा के राजा उस टाइम में कौन थे, फ्रेडरिक विल्हेम थे। तो इनको क्या किया कि भाई ताज ऑफर किया कि हम लोग आपको राजा चुनते हैं, आप शासन चलाइए, लेकिन आपको संसद के अधीन रहना होगा। ये ऑफर इन्होंने स्वीकार नहीं किया, और उन राजा से जाकर के मिल गए जो लोग इलेक्टेड असेंबली के विरोध में थे, जो लोग नहीं चाहते थे कि इलेक्टेड असेंबली के अंतर्गत हम लोग काम करें, उनसे जाकर मिल गए। इधर राजाओं और आर्मीज की ताकत बढ़ रही थी, क्योंकि जहां जहां ये चीज लागू किया जा रहा था, वहां राजा जाकर के कंजर्वेटिव लोगों से मिल जाता था, ठीक है, बाकी के राजाओं से मिल जाता था, राजा के पास सैनिक होती थी। तो उधर राजा एक के बाद एक दूसरे से मिल करके, और सैनिक एक दूसरे से मिल रहे थे, सैनिक ताकत बढ़ रही थी, तो इनकी ताकत बढ़ रही थी, मोनार्कीज की ताकत, राजाओं की ताकत और आर्मीज की ताकत जो है वो बढ़ रही थी। और इधर जो पार्लियामेंट के जो लोग थे, मिडिल क्लास के प्रोस्पेरस लोग थे, जो लोग कम प्रॉस्पर थे, उसमें वर्कर्स, आर्टिसियंस वगैरह थे, इनके कुछ डिमांड थे। आपको याद करो, 831 मेंबर्स जो चुने गए थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, इसमें मिडिल क्लास के उच्चतर लोग थे, प्रॉस्पेरस लोग थे, उन्नत किस्म के लोग थे। और जो एकदम लेस प्रॉस्पेरस लोग थे, उसमें कौन लोग थे, वर्कर्स, आर्टिसियंस थे। तो जब प्रसा के राजा को, फ्रेडरिक विल्हेम को ऑफर किया गया, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जाकर के मोनार्कीज से मिल गए। तो उधर मोनार्कीज की ताकत और आर्मीज की ताकत मिलकर बढ़ रही थी, तो इधर इन दोनों लोगों में फूट हो गया, मिडिल क्लास के दो सेक्शन में क्या हो गया, फूट हो गया। क्योंकि जो कम प्रॉस्पर लोग थे, उनका जो है वो उच्च प्रॉस्पर लोगों से, प्रॉस्पेरस लोगों से डिमांड था कुछ, है ना, लेकिन इनको इन्होंने पूरा नहीं किया। तो ये जो लेस प्रॉस्पर लोग थे, ये क्या हो गए, अलग हो गए, साइड हो गए, ठीक है। नतीजा क्या हुआ कि इनकी ताकत कमजोर पड़ गई, नेशनल असेंबली की ताकत क्या हो गई, कमजोर पड़ गई। और फिर राजाओं ने क्या किया, सेना भेजे, और सेना भेजकर क्या किया, नेशनल असेंबली का विखंडन कर दिया, खत्म कर दिया, नेशनल असेंबली को क्या किया, खत्म कर दिया, ठीक है। और फिर इस तरीके से जर्मन स्टेट यूनिफिकेशन का जो पहला प्रयास था वो सफल नहीं हो सका, वो प्रयास जो है वो कामयाब नहीं हो सका। 1848 में जो शुरू हुआ था वो नहीं हो सका। जब विलियम फर्स्ट जो है, जो कि होहेनजोलर्न प्रसा के हाउस के क्या थे, राजा बने थे, पहले प्रसा के राजा बने वो। और जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, तब यही जो है वहां के इंपेरर बने थे, पूरे यूनाइटेड जर्मनी का,
आई बात समझ में? जर्मन यूनिफिकेशन के बाद यही क्या बने थे? एम्पायर बने थे। इसमें डेट नहीं दे रखा है, ठीक है, कि कब से कब कौन क्या बना था। इस डेट को आप नोट बना लेना कि ये जो होहेन-जोलरेन फैमिली से बिलोंग करने वाले जो ये थे, विल्हेम फर्स्ट थे, ये 2 जनवरी 1861 को क्या बने थे? प्रसा के राजा बने थे। 2 जनवरी 1861 को क्या बने थे? प्रसा के राजा बने थे। और 18 जनवरी 1871 में जब वो जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, तब जो है वहां पर क्या बने थे? वो पहले जर्मन इंपेरर बने थे और अपने मृत्यु तक वो इंपेरर ही रहे, वहां के क्या रहे? राजा ही रहे। साम्राज्य उन्होंने संभाला और उनकी मृत्यु हुई थी 9 मार्च 1888 को। आई बात समझ में? तो हम लोगों ने किसके बारे में भी जाना? विल्हेम फर्स्ट के बारे में जाना। ये जो है हाउस ऑफ जो होहेन-जोलरेन प्रसा से बिलोंग करते थे। ये राजा बने थे प्रसा के कब? 2 जनवरी 1861 को। और फिर यही जो है वो कौन बने? फर्स्ट जर्मन इंपेरर बने 18 जनवरी 1871 को। और अपने मृत्यु तक वो इंपेरर ही रहे, फर्स्ट इंपेरर ही रहे। इनकी मृत्यु हुई थी 9 मार्च 1888 तक को। आई बात समझ में? तो जब विलियम फर्स्ट, ये विल्हेम फर्स्ट भी इनका दोनों एक ही नाम है, याद रखना। विल्हेम फर्स्ट और विलियम फर्स्ट एक ही नाम है। गूगल करोगे तो दोनों नाम आपको एक स्लैश और करके नजर आएगा, ठीक है। तो जब विलियम फर्स्ट और विल्हेम फर्स्ट प्रसा के किंग बने 2 जनवरी 1861 को, तो इन्होंने जर्मन नेशन के यूनिफिकेशन की बात ठान ली। जर्मन नेशन के यूनिफिकेशन की बात ठान ली और इन्होंने क्या किया? अपने चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, इसका नाम याद रखना, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे तो भी ये भी आएगा। इन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क को इस प्रोसेस का, यानी कि नेशनल यूनिफिकेशन के इस प्रोसेस का आर्किटेक्ट बनाया। ओटो वन बिस्मार्क ने क्या किया? ब्यूरोक्रेसी और प्रसन आर्मीज का सहारा लिया और 3 लड़ाइयां लड़ी जो करीब 7 सालों तक चली। और इन 3 लड़ाइयों में जो पहली लड़ाई लड़ी गई वो थी दानिश वॉर, 1862 में लड़ी गई थी। सेकेंड वॉर हुई थी जर्मन यूनिफिकेशन के लिए, वो 1866 में हुई थी, ऑस्ट्रो प्रसन वॉर, मतलब ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच लड़ाई हुई थी, है ना। इसमें क्या हुआ था? ये जो लड़ाई थी बहुत कम दिनों तक चला था, ये सब चर्चा में नहीं है आपके बुक में, ठीक है। तो ये जो सेकेंड जो लड़ाई लड़ी ये बहुत कम, कुछ ही सप्ताह तक चला था। और उसके बाद इसमें भी क्या हुई थी? प्रसा की जीत हुई थी। तो जैसे ही जीते ये, इन्होंने क्या किया कि जो भी इनका जर्मन स्टेट था उसको अपने ये ऑस्ट्रिया से छीन लिया, अपने में मिला लिया प्रसा में। लेकिन ऑस्ट्रिया जो था वो भी जो है वो उसको जो है स्मॉल जर्मनी का दर्जा दिया जाता था, स्मॉलर जर्मनी का। तो उसको भी कुछ हिस्सा हाथ लगा, जिसमें कौन था? बेडेन और बवेरिया ऑस्ट्रिया को मिला था इसमें, इस युद्ध के बाद जो है जीता तो था वो कौन? प्रसा ही जीता था। लेकिन बाद में जब ये समझौता हुआ, आगे आपको मैप में ये चीज नजर आएगा, ठीक है। तो बाद में जब चर्चा हुआ तो बेडेन और बवेरिया जो है वो ऑस्ट्रिया के हाथ लग गया, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी वो 1870 से 71 तक चली थी, फ्रैंको प्रसन वॉर, ठीक है। तो ये ओटो वन बिस्मार्क ने क्या करी? लड़ाई लड़ी। राजा कौन थे? विलियम फर्स्ट। तो विलियम फर्स्ट ने क्या किया था? इसको आर्किटेक्ट बनाया था ओटो वन बिस्मार्क को। सैनिक की मदद से, ब्यूरोक्रेसी की मदद से इन्होंने 3 लड़ाइयां लड़ी और इन तीनों लड़ाइयां लड़ करके तीनों लड़ाइयां जीती भी और जो भी जर्मन स्टेट था उसको अपने प्रसा में मिला लिया, ठीक है। इस तरीके से तीनों युद्ध के बाद जो है वो जर्मनी का यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो पूरा हुआ। इन तीनों के पास, जैसे डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के पास जर्मन स्टेट्स का जो हिस्सा था वो लड़कर तो जीत लिया, इसको अपने में जोड़ लिया। जीतने के बाद 1 जनवरी 1871 को प्रसन किंग कैसर विलियम फर्स्ट, हम लोगों ने विलियम फर्स्ट पढ़ा था, उनका पूरा नाम कैसर विलियम फर्स्ट था। तो प्रसन किंग जो थे कैसर विलियम फर्स्ट को वर्साय के राजमहल के एक अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर में जो है इनको इंपेरर क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया। वो फिगर 11 दे रखा है। उसके बाद नेशन बिल्डिंग प्रोसेस की शुरुआत हुई जर्मनी में, इनके विलियम फर्स्ट के शासनकाल में शुरुआत हुई। करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम्स का क्या किया गया? मॉडर्नाइज किया गया। और ये जो है नेशन बिल्डिंग का ये जो प्रोसेस है, मेजर्स है, प्रैक्टिसेस है, वो पूरे जर्मनी के लिए क्या बना? फिर मॉडल बना, आदर्श बना। तो ये थी आपकी एक संक्षेप में कहानी होली रोमन एम्पायर से लेकर के
जर्मनी के यूनिफिकेशन तक। होली रोमन एम्पायर में जो जर्मन स्टेट्स जो है वो बिखरे पड़े हुए थे, कहीं कहीं पर थे, वो जाकर के कब जाकर के बन गया पूरा जर्मनी यूनिफिकेशन। जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हो गया? फिर 1 जनवरी 1871 को 3 लड़ाइयां लड़ने के बाद, जिसका लीड कौन किया था? ओटो वन बिस्मार्क, और राजा कौन थे? कैसर विलियम फर्स्ट। आई बात समझ में? तो कैसर विलियम फर्स्ट जो है वो होहेन-जोलरेन फैमिली से बिलोंग करते थे, और 2 जनवरी 1861 को वो प्रसा के राजा बने थे। और राजा बनने के बाद इन्होंने ठानी कि जर्मनी का इनको यूनिफिकेशन करना है, और इन्होंने क्या किया? ओटो वन बिस्मार्क को इसका आर्किटेक्ट बनाया, 3 लड़ाइयां लड़ी और फाइनली जर्मनी का यूनिफिकेशन कर दिया। आई बात समझ में? तो अब जो है हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। अब जो है हम लोग यही बातें हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं, वो यही बातें जो है वो लाइन बाय लाइन इसमें लिख रखा है, आप समझने की कोशिश करो। तो सवाल ये है सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली की जो ये टॉपिक है, उसमें एक सवाल है पहले शुरुआत में कि जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन? क्या आर्मी जो है वो एक राष्ट्र का निर्माता हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? अभी हम लोगों ने समझा ना कि आर्मी के मदद से ही जो है वो 3 देशों से लड़ाई लड़के क्या हुई थी, जर्मनी का यूनिफिकेशन संभव हो पाया था। तो ऑब्वियसली कहा जा सकता है कि हाँ, कि जो एक नेशन का निर्माता जो है वो आर्मी हो सकता है। खैर, सवाल से ही शुरू करते हैं हम लोग कि सवाल ये है कि क्या आर्मी जो है वो नेशन का आर्किटेक्ट हो सकता है? आंसर आपको फिर आगे वैसे तो बता ही दिए, लेकिन आंसर आपको पढ़ने के बाद मिलता। ठीक है। After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. 1848 के बाद जो नेशनलिज्म की जो भावना थी, राष्ट्र की जो भावना थी यूरोप में, वो अलग हो गई, अपने एसोसिएशन, डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से अलग हो गई। पहले राष्ट्रवाद का मतलब क्या था? रिवॉल्यूशन, डेमोक्रेसी का डिमांड, आजादी की लड़ाई, प्रेस का हक, प्रेस की आजादी, तो वोट देने का, इन सब के लिए क्या होता थी? लड़ाई लड़ी जाती थी, और इन्हीं को नेशनलिज्म का क्या किया जाता था? नाम दिया जाता था। लेकिन 1848 के बाद ऐसा कुछ नहीं रहा, कोई क्रांति ही नहीं हुआ। इनफैक्ट नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स। अब राष्ट्रीय भावना को, राष्ट्रवादी भावनाओं को, है ना, जगाने का काम कौन करता? कंजर्वेटिव राजा लोग करते। देखा नहीं आपने विलियम फर्स्ट ने कैसे उनके मन में प्रेरणा 1861 में जब ये बने, 1861 ही था ना, तो जब ये बने तो इनके दिमाग में क्या आया कि अपनी अगर पावर बढ़ानी है, स्टेट पावर बढ़ाना है, और पॉलिटिकल डोमिनेशन अगर पूरे यूरोप पे कायम रखना है, तो भाई साहब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को क्या करना होगा? मोबिलाइज करना होगा, इस्तेमाल करना होगा उसका। आई बात समझ में? तो 1848 के बाद जो है वो राष्ट्र, ये जो नेशनलिज्म की जो भावना थी यूरोप में, वो अपने एसोसिएशन, डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से अलग हो गई। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो कंजर्वेटिव के द्वारा किया जाने लगा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, और पूरे यूरोप पर अपने राजनीतिक दबदबे को बनाए रखने के लिए इन भावनाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनाइटेड एज नेशन स्टेट्स। इस प्रोसेस को देखा जा सकता है, इस प्रोसेस में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जर्मनी और इटली जो है वो नेशन स्टेट्स बने। ये बातें इन सब चीजों से प्रूव होती है। आई बात समझ में? As you have seen, nationalist feelings were widespread among middle-class Germans, who in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation-state governed by an elected parliament. जैसा कि आपने देखा कि नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो सबसे पहले किस में फैली हुई थी? मिडिल क्लास जर्मन में फैली हुई थी। इन लोगों ने 1848 में, 1848 में ये कोशिश करी थी कि जर्मन कॉन्फेडरेशन के जो राज्य थे, अलग अलग क्षेत्र में जो बटा हुआ था, उनको एक राष्ट्र राज बनाने की कोशिश करी गई थी। उनको राष्ट्र राज बनाने की कोशिश करी गई थी, जिस पर शासन कौन चलाएगा? निर्वाचित सांसद चलाएंगे, जो इलेक्टेड है, जो मिडिल क्लास फैमिली में से इलेक्टेड 831 हुए थे ना, वो चलाएंगे। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिटरी, सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रसा। लेकिन ये जो पहली उदारवादी, जो स्वतंत्रता की ये जो पहली कोशिश थी राष्ट्र राज्य बनाने की, उसको क्या किया गया? कुचल दिया गया। किसकी मदद से? फोर्सेज, मोनार्कीज की जो राजाओं की जो फोर्सेज थी, मिलिट्री थी, उसके मदद, उस राजाओं के मिलिट्री की सपोर्ट से क्या हुआ? इनकी जो नेशनल असेंबली बनी थी, इनका जो प्रयास था उसको क्या कर दिया गया? कुचल दिया गया। और इसके अलावे जो है
राजाओं का साथ कौन दे रहे थे? जंकर्स दे रहे थे। उस समय के जो बड़े बड़े लैंड ऑनर्स होते थे वो जंकर्स भी साथ देते थे। फ्रॉम देन ऑन प्रसा टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। तो ये तो प्रसा के इनिशिएटिव पर ही क्या हुआ, ये जो दबा दिया गया, स्वतंत्रता की इस कोशिश को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। लेकिन प्रसा ने ही अगुवाई करी, लीडरशिप करी, लीड करने का काम किया इस मूवमेंट को। कौन से मूवमेंट को? नेशनल यूनिफिकेशन को, राष्ट्र को एक करने की इस मूवमेंट को अगुवाई करने का काम किया। इसके चीफ मिनिस्टर, प्रसा के चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। Its chief minister Otto von Bismarck was the architect of this process carried out with the help of Prussian army and bureaucracy। तो प्रसा की अगुवाई में क्या हुआ, नेशनल यूनिफिकेशन के इस मूवमेंट को क्या किया गया, लीड किया गया। इसके चीफ मिनिस्टर थे ओटो वन बिस्मार्क, ये नाम आप याद रखना। ये इस पूरे प्रोसेस के, यानी कि जर्मनी के यूनिफिकेशन के इस पूरे प्रोसेस के क्या माने जाते हैं, आर्किटेक्ट माने जाते हैं, निर्माता माने जाते हैं। इन्होंने क्या करी, प्रसन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद ली और क्या किया, जर्मनी के यूनिफिकेशन में एक अहम भूमिका निभाई। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification। 3 लड़ाइयां लड़ी गई जो 7 सालों तक चली। 7 सालों का मतलब ये नहीं कि हर दिन लड़ाई हो रहा है, बीच बीच में गैप चल रहा था। तो 3 लड़ाइयां लड़ी गई 7 सालों तक, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। अंत में जो है वो प्रसा की विक्ट्री होती है, जीत होती है, और इस तरीके से जर्मनी के यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। और इसको लीड करने का काम किसने किया था? ओटो वन बिस्मार्क ने। किसकी मदद ली? प्रसन आर्मी की और ब्यूरोक्रेसी की मदद ली। इन जनवरी 1871 द प्रसन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम जर्मन एम्पायर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइलेस। हिंदी में इसको वर्साय पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड की किताबों में आप देखोगे वर्साय लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश में आप वर्साइलेस भी पढ़ सकते हो, हिंदी में वर्साय भी पढ़ सकते हो, इसको लेकर कंफ्यूज मत रहना, ठीक है। तो जनवरी 1871 में प्रसन किंग विलियम फर्स्ट को जो है वो जर्मन एम्पायर जो है वो घोषित किया गया, और वर्साइलेस के एक पैलेस में जो है वो क्या किया गया, एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी गई। और इसी सेरेमनी के दौरान जो है वो किनको जो है वो एम्पायर घोषित कर दिया गया, विलियम फर्स्ट को घोषित कर दिया गया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले प्रसा के राजा बने और फिर 71 में जो है वो फर्स्ट एम्पायर बने थे, ठीक है, जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 एन असेंबली कंपेराइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, important Prussian ministers including the chief minister Otto von Bismarck gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia। तो एकदम काफी चुभने वाली ठंडक थी। 18 जनवरी 18 जनवरी 1871 को एक असेंबली बुलाई गई, एक सभा बुलाई गई। सभा में कौन कौन शामिल थे? जर्मन स्टेट्स के प्रिंसेस, जर्मन स्टेट था, सबका अलग अलग राजा था। आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जो बड़े बड़े पद पर हैं आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रसन मिनिस्टर्स जिसमें ओटो वन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर भी शामिल थे, ये सब जो है वो अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स। हॉल ऑफ मिरर्स का मतलब शीश महल कह लो, ये शीशे का बना होगा, ठीक है। तो इस हॉल ऑफ मिरर्स में, जो कि वर्सेलेस के पैलेस में थी, ये एकदम ठंडी जगह थी ये, इसमें क्या करी गई, एक असेंबली बुलाई गई। और यहाँ पर इस असेंबली में बुला करके जो है वो जर्मन एम्पायर का हेड जो है वो किसको बना दिया गया? कैसर विलियम फर्स्ट। कैसर विलियम फर्स्ट को, जो कि प्रसा के उस वक्त के राजा थे, उनको जो है वो क्या बना दिया गया? पहला जर्मन एम्पायर का एम्पायर बना दिया गया। आप इस फिगर 11 में देख लो, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सेलेस, एंटन वॉन वर्नर, ठीक है। तो ये प्रोक्लेमेशन कहते हैं घोषणा को। तो जर्मन एम्पायर की जो घोषणा हुई हॉल ऑफ मिरर में, वर्सेलेस में, ये पिक्चर बनाने का काम किसने किया है? एंटन वॉन वर्नर ने किया है, ठीक है। एट द सेंटर स्टैंड्स द कैसर एंड द चीफ कमांडर ऑफ द प्रसन आर्मी जनरल वॉन रून, नियर देम इज बिस्मार्क। द मोन्यूमेंटल वर्क 2.7 मीटर इंटू 2.7 मीटर was completed and presented by the artist to Bismarck on the latter's 70th birthday in 1885। तो ये घोषणा हुई थी, जर्मन एम्पायर की घोषणा हुई थी, है ना। और इस पिक्चर को बनाने का काम किसने किया था? एंटन वॉन
वर्नर ने किया था। ये जगह कहाँ की है? हॉल ऑफ मिरर्स है, वर्सिलेस की। इसी में जो है वो क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। तो इसमें आप देखो कि सेंटर में जो है वो कैसर खड़े हैं, चीफ कमांडर उन पर्सन आर्मी के चीफ कमांडर खड़े हैं, जनरल वोन रून खड़े हैं, उनके नजदीक में बिस्मार्क खड़े हैं। ये जो मोनुमेंटल है, ये जो पिक्चर बनाई गई है 2.7 मीटर लंबी चौड़ी है ना, स्क्वायर शेप्ड है, ठीक है। ये जो है वो कंप्लीट किया गया था आर्टिस्ट के द्वारा। आर्टिस्ट का क्या नाम है? एंटन वोन वर्नर के द्वारा। और इन्होंने बिस्मार्क को उनके 70वीं बर्थडे पर 1885 में गिफ्ट किया था। आई बात समझ में? तो क्या जाना हम लोगों ने? ठंड का दिन था, काफी चिलचिलाती ठंडक थी। 18 जनवरी 1871 को असेंबली में कौन कौन लोग शामिल थे? जर्मन स्टेट के प्रिंसेस, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रसन मिनिस्टर्स जिसमें चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क भी थे। हॉल ऑफ मिरर में ये असेंबली बुलाई गई थी पैलेस ऑफ वर्साइलेस के। और इसमें जो है वो जर्मन एम्पायर का हेड जो है वो कैसर विलियम फर्स्ट को प्रसा के बना दिया गया, ठीक है। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ Prussian state power. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial systems in Germany. Prussian measures and practices often became a model for the rest of Germany. तो ये जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था, नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस जर्मनी में, इसने क्या किया? प्रसा के स्टेट पावर का प्रभुत्व दिखाया। ये जो नया स्टेट बना था जर्मन यूनिफिकेशन के बाद, जो ये नई स्टेट बनी थी, इसमें काफी चीजों पर बल दिया गया। इसमें जो खास था वो था करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम के मॉडर्नाइजिंग पर ज्यादा बल दिया गया जर्मनी में। और ये जो प्रसन मेजर्स अपनाए गए थे, ये पूरे रेस्ट ऑफ द जर्मनी के लिए मॉडल बना। मतलब मॉडल यहां बना है ना, मॉडल यहां बना, लेकिन पूरे जर्मनी में क्या हुआ? लागू हुआ। तो नेशन जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद जो है वो क्या हुआ? प्रसन स्टेट पावर का डोमिनेंस दिखा। नई स्टेट जो बनी प्रसा में, उसने क्या किया? करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम जर्मनी के उसको मॉडर्नाइज करने का काम किया, आधुनिकीकरण, उसमें कुछ सुधार लाने का काम किया। जैसे नोट नया छापा होगा, ठीक है, जो पुराना नोट होगा उसको बदल दिया गया होगा, चाहे फिर बैंकिंग व्यवस्था में, चाहे लीगल व्यवस्था में, इस सब में बहुत सारा सुधार किया गया। इन्होंने ये किया। और ये जो प्रसन का जो मेजर था, जो क्रियाकलाप किया गया, उठाया गया कदम है, ये पूरे रेस्ट ऑफ द जर्मनी के लिए क्या बना? फिर एक मॉडल बनकर रहा। अब है इसमें, यहाँ पर ये जर्मनी का यूनिफिकेशन खत्म होता है, लेकिन आपको ये पढ़ने की जरूरत है, मैप को समझने की जरूरत है, ठीक है। ये पूरा जो है, जो आपको फिगर 12 में दे रखा है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866-1871, ये मैप है, ठीक है। उस बीच में क्या क्या हुआ? जैसे कि पहला टॉपिक है, जो कलर देख रहे हो कि हल्की बैगनी कलर से है, ठीक है। इसमें दे रखा है कि प्रसा बिफोर 1866 के पहले इस कलर से जो भी है, जिसमें ईस्ट प्रसा, वेस्ट प्रसा, पोमरेनिया, पोशेन, ब्रैंडेनबर्ग, सिलेसिया, वेस्टफेलिया, राइनलैंड, ये सब प्रसा जो था, ये सब प्रसा का हिस्सा था 1866 से पहले। फिर उसके बाद जो सेकेंड कलर में जो आप देख रहे हो, कनकर्ड बाय प्रसा इन ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर 1866। तो 1866 में लड़ाई लड़ी गई किससे? ऑस्ट्रो प्रशन वॉर हुई थी, ऑस्ट्रिया से लड़ाई हुई। और इसमें जो है वो इस क्षेत्रों को क्या किया? उन्होंने कब्जा कर लिया। बाडेन, वर्तेमवर्ग, बावेरिया, जीता इतना, ठीक है। लेकिन बाद में जो है, ये तीसरा नंबर देखो कि ऑस्ट्रियन टेरिटरीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम जर्मन कॉन्फेडरेशन 1867। लेकिन 1867 में जो है वो बाडेन और बवेरिया जो है वो ऑस्ट्रिया को दे दी गई थी। जीता ये सब, जीता तो ये, तो इसको तो जो चाहता वो कर लेता। लेकिन बाद में जो है वो 1867 में जो है वो किसको, ऑस्ट्रिया को क्या दे दिया गया? बाडेन और बवेरिया दे दिया गया। फिर फोर्थ नंबर है कि ज्वाइंड विद प्रशिया टू फॉर्म जर्मन कॉन्फेडरेशन 1867। उसके बाद जो है, जैसे कि ये सब जो एरिया है, मैक्लेनबर्ग, हैनोवर, ब्रुंसविक, ये सब जो जगह है वो क्या हुए? ये सब इन लोगों ने जर्मन कॉन्फेडरेशन का ये लोग क्या बन गए? हिस्सा बन गए। साउथ जर्मन स्टेट्स ज्वाइनिंग विद प्रसा टू फॉर्म जर्मन एम्पायर 1871। और फिर जो साउथ जर्मन स्टेट्स था उसने प्रसा को ज्वाइन कर लिया और जर्मन एम्पायर का हिस्सा बन गया 1871 में। और फिर ये जो सबसे लास्ट वाला जो कलर है, इसमें थोड़ा कलर पता नहीं चल रहा है, आप बुक में देख लेना, किसी में अच्छा होगा। वोन बाय प्रसा इन फ्रैंको प्रशन वॉर 1871। और ये जो सबसे लास्ट वाला जो कलर में आपको शो कर रहा है, ये वो एरिया है जिसको फ्रैंको प्रशन वॉर के दौरान
फ्रैंको प्रशन जो वार हुई थी, मतलब फ्रांस के साथ जो लड़ाई हुई थी 1871 में, तो जीतने के बाद जो हिस्सा इसको हासिल हुआ वो कलर में वो दे रखा है। तो यहाँ पर जो है ये जर्मनी का यूनिफिकेशन खत्म होता है। आप इसको रिवाइज करो, कोई दिक्कत है तो पूछो, ठीक है। इसको बार बार समझने की कोशिश करो। हालांकि ये टॉपिक कम समय में भी खत्म हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा कहानी टाइप समझ लिए होली रोमन एम्पायर से तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा टॉपिक इंटरेस्टिंग हो गया, ठीक है। तो इसको रिवाइज करो, कोई दिक्कत है तो बताओ।